बचपन में कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा नज़र से गुजरी। मुझे उसकी एक वाक़या आज भी याद आता है, जिसमें शहाब साहब लिखते थे कि पुराने वक्तों में जब अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर किसी ज़िले का दौरा किया करते थे तो अच्छे काम की शाबाश देने के बाद एहतियातन कुछ गलतियां भी निकाल दिया करते थे ताकि उनके जो मातहत हैं वो ज़्यादा चौड़ ना हो जाएं। ये वाक़या मुझे तब याद आया जब आज नैब की जानिब से मरियम नवाज के साथ साथ उस्मान बुज़दार को भी तलब किया गया। मरियम नवाज को 11 अगस्त को तलब किया गया और उस्मान बुज़दार को एक माइनर केस में 12 अगस्त को तलब किया गया। और कुछ तज्जियाकारों का यह कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने के लिए बुलाया गया है उस्मान बुज़दार को, और नैब का असल निशाना, असल टारगेट सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की जात है। ये सियासत का मैदान है। दूसरी जानिब मुआशरत के मैदान की अगर बात करें तो आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान किया गया है। तमाम कारोबारी जिंदगी को खोल दिया गया है। खुदा करे कि वफाकी वजीर असद उमर का जो ये ऐलान है पाकिस्तानी कौम के लिए खुश आइंद साबित हो और हमारी रुकी हुई मईशत का पहिया दोबारा से चलने लगे। मगर मैं इस ऐलान के मौके पर वफाकी वजीर असद उमर को और हुकूमत वक्त को ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया ने एंड ऑफ मई के अंदर ऐलान कर दिया था कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, और हमने देखा कि इस ऐलान के बाद जब कारोबारी जिंदगी खुला तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सेकंड वेव आई कोरोना वायरस की, और अब वहां मुकम्मल तौर पर रातों का लॉकडाउन नाफिज किया गया है। क्या हुकूमत वक्त ने इस फैसले करने में जल्दी तो नहीं की, और अगर जल्दी की है तो उसका खुमियाजा क्या एक मरतबा फिर अवाम को भुगतना पड़ेगा? इन्हीं तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं उवैस भट्टी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। राना साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो आप समझते हैं कि आज 2 नोटिस जारी किए गए नैब की जानिब से, एक मरियम नवाज को, एक उस्मान बुज़दार को, क्या असल में ये एक ही नोटिस था और उस्मान बुज़दार को वैसे ही एहतियातन जारी किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस इकबाल साहब, मैं आपका, आपके टीवी चैनल, आपके चेयरमैन साहब, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने कोरोना के अरूज के बावजूद आपने दिन रात हिम्मत करके न्यू लाहौर रंग TV का वो कलीदी किरदार अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया, जो बहुत मुश्किल था। और जो आपने अपने इंट्रो में कहा, मैं समझता हूँ कि मुझे वो 6 अगस्त 2019 याद आ रहा है कि जब सरगोदा में मरियम बीबी जलसे के लिए जा रही थी और शाम को पहुंचना था, तो वो सुबह की 4 बजे अजानें हो रही थी जब वो वहां पहुंची थी। और मरियम बीबी ने ऐलान किया था कि 15 को कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर मुजफ्फराबाद इंडिया के खिलाफ यौम स्याह मनाएंगे। तो फिर वो विद इन 2 और 3 डेज गिरफ्तार हो कर ली गई। नैब केसेस में, जिन केसेस में वो बेल आउट हो चुकी थी, जिन केसेस का पिनामा में जिक्र था, और वो बिल्कुल क्लियर कट अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई चीज़ साबित नहीं हुई थी। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि उसके बाद आपने देखा कि आज हमजा शबाशी साहब की पेशी थी, आज मियाँ शबाज शरीफ साहब की दोनों पर फर्द जुर्म आयद की गई। और फर्द जुर्म किसमें किया? वो रमज़ान शुगर मिल, जो एक गांव वालों की आबादी को नाला जाता है, जो वहाँ के सिटिंग MP, क्योंकि मैं एडवाइज़र टू CM था और मैं चीफ व्हिप भी था पंजाब असम्बली का, और मेरे ज़रिए वो तमाम जो MPs की डिमांड होती थी वो जाती थी। वो एक MPA की डिमांड थी जो वहाँ के AC और DC ने एडमिन अप्रूवल दी, कमिश्नर ने अप्रूव किया, महकमा PND ने अप्रूवल दी, देन उसका फंड जारी होता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। ना शबाशी साहब को पता है जो एक MPS की फंडिंग उसकी होती है, जो आज भी हो रही है, और अगर उसमें हमने कुछ खाया है, अगर हम उसमें कंट्रैक्टर हैं, अगर वो हमारी जाती कॉलोनी को जा रही है और किसी को बेनिफिट नहीं जा रहा। आज भी शबाशी साहब ने यही बात की कि मैंने तो 10 साल अपनी तनख्वाह नहीं ली, अपना फर्ज समझते हुए नहीं लिया, और मैंने दिए नहीं लिया, मैं अपना फर्ज समझता रहा हूं, लेकिन ये मेरे साथ ज्यादती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज मरियम बीबी को जो नोटिस जारी हुआ है कि वो उनकी दादी मोहतरमा के जो असासे जमीन उन्होंने खरीदी थी गालिबन 2013 में, वो
उनको जो शिफ्ट हुई है 200 कनाल, और वो मियां नवाज साहब या शहबाज साहब के बच्चों को ही अल्टीमेटली होनी थी, दादी और दादा की तरफ से, तो वो 200 कनाल, जुर्म ये है कि जो खरीदारी हुई उसमें उन्होंने आम आदमी से जो जमीन खरीदी है वो क्यों खरीदी? तो एक आम आदमी की खरीदारी पर अगर तो कोई पाबंदी है, ठीक है, कोई जुर्म है, राणा साहब तो बिल्कुल इस पर हम मजीद बात करेंगे। वैसे ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मैं केस की निटी ग्रिटी में जाने की जगह या जुजियात में जाने की जगह एक प्रिंसिपल मामले पर आपसे बात करना चाहता हूं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने आज कराची की एहतसाब अदालत के बाहर एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया। उनका यह कहना था कि अगर नैब रहा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। और उनकी इस स्टेटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं, नैब के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो रिमार्क्स दिए हैं, आप समझते हैं कि सब कुछ सही हो रहा है अवैस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो आज सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान कराची बेंच के बाहर जो अपनी स्टेटमेंट दी मीडिया के सामने, देखिए आप जो बात कर रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया कि जी जो नैब है अगर ये रही तो आप कहते हैं गवर्नमेंट नहीं रहेगी, अगर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट है तो नैब। देखिए आप मुझे ये बता दीजिए क्या पीटीआई गवर्नमेंट ने नैब बनाई है? आप मुझे बता दीजिए ये रूल्स अमेंड कर सकते थे अगर इनको इतना ही डर है। क्या नून लीग की और पीपल्स पार्टी का 5 इयर्स टाइम नहीं रहा? अगर इनको इतना ही डर था कि जो नैब जो इनका दुश्मन है, तो ये अगर इन्होंने कुछ चेंजिंग करनी थी तो ये रूल्स अमेंड करते जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और नून लीग की गवर्नमेंट थी। देखिए इजहार पशेमानी आज न कीजिए। ये जो आप केसेस की बात कर रहे हैं, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स की बात कर रहे हैं, या जो अपने जो उनकी पावर्स थी उनको बड़ा एक्सेस यूज किया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, वो केसेस हैं उनके ऊपर। आप मुझे बता दीजिए अवैस भाई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मियां नवाज साहब, आसिफ जरदारी फैमिली, कुछ हमारे दोस्त पीटीआई के भी हैं जिनके ऊपर जो केसेस बने, क्या नैब ने जो केसेस बनाए हुए पीटीआई दौर के हैं? आप मुझे इसका रिप्लाई कर दीजिए। एक बात बताइए, अगर आप बात बताइए, देखिए आप बात करते हैं कि नैब रूल्स में अमेंडमेंट्स की, तो पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई है जिसके अंदर अपोजिशन और जो हुकूमती बेंच है उनको बराबर की उनमें मेंबर्स है। देखिए क्या वैसे, लेकिन बार-बार पीटीआई का जो स्टांस है, ऑफिशियल स्टांस है, वो ये है कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा, राइट? यानी गवर्नमेंट का किसी किस्म का असर रसूख नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद वजीर आजम इमरान खान, मुराद सईद और पीटीआई के अक्सर वुज़रा ये क्यों कहते हैं कि हम ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे? आपके पास इसका मतलब है कि नैब को इन्फ्लुएंस करने का इख्तियार है इनडायरेक्टली, तो आप ये कहते हैं ना कि हम एनआरओ नहीं देंगे। अगर आप लोगों के पास एनआरओ देने का इख्तियार ही नहीं है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे? देखिए जब आप बात करते हैं नैब को खत्म करने की, जब आप नैब को खत्म करने की बात करते हैं, यस मैं उसी साइड पे आ रहा हूं। जब आप कहते हैं कि नैब खत्म कर दी जाए, इट मींस आप एनआरओ चाह रहे हैं। नैब बिल्कुल खत्म नहीं होगा। नैब क्योंकि इनके ऊपर जो इन लोगों ने काम किया, मैं अभी मेरे भाई बता रहे थे रमजान शुगर मिल की उन्होंने एग्जांपल कोट की यहाँ पे, ये राणा साहब भी बता दीजिए, वो कैल्सन कंपनी चौधरी अब्दुल लतीफ एंड सन्स जो कंपनी जिसने वहां पे फ्रॉड किया, जिसको इन्होंने नाला बनाने का और रोड बनाने का ठेका दिया, जिसमें रमजान शुगर मिल्स के अंदर आज मियां शहबाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज जो उसमें केस में आज जिनका केस लगा हुआ था नैब कोर्ट के अंदर, यही बता दीजिए कि वहां पे एक कंपनी को जब आप देते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन एक अहम हुकूमती शख्सियत के गोशवारे जब पिछले दिनों रिलीज हुए तो लोगों को पता चला कि 2016 मॉडल की जो लैंड क्रूजर है जिसकी मालियत 3 करोड़ रुपए है, वो 30 लाख रुपए में भी मिलती है। तो ऐसे मामलात पर नैब हरकत में क्यों नहीं आता? देखिए आप, मैं और राणा साहब जो बैठे हुए ना, आप अपनी एक प्रॉपर्टी जब अपने गोशवारों में जब उसको एसेट्स को डिक्लेयर करते हैं, मेरी कोई एग्रीकल्चर लैंड है, मेरे अपने मुझे फादर से आई है या मैंने कोई जब परचेज की है, उसकी जो 2016 मॉडल 2000, देखिए अगर उन्होंने उसमें किया है बिल्कुल उनको आंसरेबल होना चाहिए। और बिल्कुल देखिए आप देखिए नैब, देखिए नैब छोटे छोटे मैटर्स के ऊपर जब आप कहेंगे, जब आपके एफबीआर के मैटर्स जब होते हैं, एफबीआर के मैटर्स में बिल्कुल नैब कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। इनके इसके लिए डिपार्टमेंट एफबीआर का आई.एंड.आई को आई.एंड.आई एफबीआर तो बात है ना, एफबीआर को बिल्कुल उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। मैं आपके इस चीज को सेकंड करता हूं। अगर आप कहते हैं कि किसी ने
हैं एसेट्स बियॉन्ड मींस की जब बात करते हैं तो यही चीजें हैं कि आपकी रुपए की 100 रुपए की चीज है तो आप राणा साहब अवैस भाई मैं इसमें अर्ज करूंगा, आप ये देख लें कि इमरान अहमद खान न्याई साहब के 2013 में असासे कितने थे और वो कौमी असम्बली के मेंबर थे, और वो 2002 में भी कौमी असम्बली के मेंबर पीटीआई की तरफ से अकलौते थे, और परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के इत्तेहादी थे। हम थे अपोजिशन में, हम और प्योर पार्टी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अब 7 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में इनकी गवर्नमेंट को, तो असासे देख लेना कि खान साहब के आज असासे कितने हैं, 2013 में कितने थे, 15 में कितने थे, 17 में कितने थे और 18 में कितने हैं, और खान साहब खुद कितना देते रहे हैं टैक्स, ये बड़ा क्लियर है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं फैमिली मेंबर्स की, तो मरियम नवाज शरीफ साहब अभी आज तक उन्होंने कोई ऑफिस होल्ड नहीं किया, और अगर वो जवाबदेह हैं तो फिर मैं अर्ज करूंगा कि फिर आज के प्राइम मिनिस्टर साहब की सिस्टर और उनकी फैमिली भी जवाबदेह है। हम तो अपने आप को जवाबदेह समझते हैं, हम तो बिल्कुल नायब की सजाएं भुगत रहे हैं, हाजिरियां दे रहे हैं, देते रहेंगे, लेकिन ये तो नहीं है कि एक मुल्क के अंदर एक ही नायब हो, एक ही आईने पाकिस्तान 1973 कायम हो, लेकिन ऑपोजिशन के लिए रूल्स और गवर्नमेंट ये बड़ा अहम मसला है राणा साहब, ये बड़ा अहम मसला है राणा साहब, ये बड़ा अहम मसला है कि जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। आपको याद होगा कि पिछली जब ईद की छुट्टियां आई तो पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए राणा साहब सियाहती मकामात को बंद थे, लेकिन नथिया गली खुला था। लेकिन मैं यही तो कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्याई साहब ने पार्क्स जो अभी खोलने हैं या खुल रहे हैं 10 तारीख को, अच्छी बात है, असद उमर साहब ने फरमान जारी कर दिया है, लेकिन नथिया गली वो पूरा हफ्ता छुट्टियां मना रहे थे, और पीआईए के त्यारे में 96 घराने जो वो 96 घराने जो वो उनके बच्चे शहीद होकर अल्लाह को प्यारे हो चुके थे और किसी को तौफीक ना हुआ उनके पास जाना। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज परवेज खटक साहब का केस जो बिल्कुल तैयार है उसको कोई नहीं पूछेगा, खुसरू बख्तियार साहब का रेफरेंस तैयार है, उसको नैब नहीं पूछता, और 15 माह गिरफ्तार किया जा रहा है, अब्बासी को गिरफ्तार किया जा रहा है, आप इस बात को आंसर करना चाहेंगे, राणा सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है कि नहीं आम आदमी के लिए कानून अलग है, एक खास आदमी के लिए कानून अलग है। अवैस भाई मेरे भाई को बिल्कुल भूल गया एपीएस का वो इंसिडेंट जो हुआ पाकिस्तान की तारीख में जो हमारे बच्चों के साथ हुआ, वो बिल्कुल इनको भूल गया। आर्मी पब्लिक स्कूल का पेशावर का वाकया, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान में उनको ईद मनाना पसंद ही कभी नहीं था और वो वहां पे ईद मना रहे थे, तो गलत किया ना उन्होंने। आज इनको नजर आ रहा है कि जी खान साहब ने नथिया गली में जाकर ईद मनाई। कौन से मौके पर 15 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, मियां नवाज शरीफ 15 दिन के बाद शरीफ साहब वहां पर आप चेक कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इनका वतीरा क्या है पेशावर में, अवैस साहब इनका वतीरा क्या है? अब ये भाई मेरे बात सेकंड अपने रिकॉर्ड के ऊपर आप बात ले आए, मुझे ये बताइएगा कि एक आम आदमी के लिए जब सियाहती मकामात बंद थे तो नथिया गली इमरान खान साहब कैसे पहुंच गए? देखिए, आप जब जॉगिंग ट्रैक की बात करते हैं, पाइपलाइन, आप भी कभी नथिया गली गए, मैंने भी देखा हो, जब वो जॉगिंग ट्रैक को जाने नहीं देते ना, जॉगिंग ट्रैक देखिए जाने ही नहीं देते, सिर्फ उस शख्स को जाने देते हैं अवैस साहब जिसके शनाख्ती कार्ड पर वहां का एड्रेस दर्ज होता है। हमारे नुमाइंदे हैं ताज बुखारी मरी में बता रहे थे कि बड़े बड़े पावरफुल सरकारी अफसरान वहां पर इन कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए पहुंचे। इसका मतलब यह है कि जब वजीर आजम कानून तोड़ रहा होगा तो फिर उसके अफसरान भी तोड़ेंगे, आम आदमी खड़ा होकर क्या सोचेगा अवैस? देखिए, जब ये स्मार्ट लॉकडाउन के टाइम की बिल्कुल बात मैं मान रहा हूं, ये हुआ ऐसा, लेकिन देखिए अगर आप बात करते हैं कि खान साहब वहां पे कोई रिक्रिएशनल इवेंट के ऊपर गए हुए थे, वो अपनी एक छुट्टियां मनाने गए थे, एक ट्रैक पे गए हुए थे, एक ट्रैक के ऊपर गए थे, वहां पे प्राइम मिनिस्टर, आप एक आम आदमी के लिए सियाहती मकाम को बंद करके, अवैस मुझे एक बात बताएं, आप एक आम आदमी के लिए सियाहती मकाम बंद करके वजीर आजम को वहां जाने को जस्टिफाई कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। देखिए, सब कैंप ऑफिस मौजूद है वहां पे, पीएम हाउस का, आपको भी पता है कि नथिया गली मरी के अंदर मौजूद है, पंजाब हाउस मौजूद है वहां पे, ये सारी जगह मौजूद है। यहाँ पे देखिए जितने भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर, उनके लिए कानून नहीं है। नहीं, कानून की मैं बात, मैं कानून की बिल्कुल कानून है, सारे कानून में इक्वल है।
कोई ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, वो कानून से बाला है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये जो आप बात करें, खान साहब नथिया गली गए, खान साहब एक जॉगिंग ट्रैक के लिए निकले, जब वो जॉगिंग ट्रैक के लिए निकली है, जॉगिंग पे निकले, 8 गाड़ियों का काफिला गया था वहां। पहले जब आप देखिए प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल शुक्र करें, देखिए 8 गाड़ियों आज वो 80 लैंड का नहीं है, कहां गया? वो हॉलैंड का वजीर आजम कहां गया? वो साइकिल कहां गई? वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी वो कहां गई? सर मैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये 8 गाड़ियों का काफिला जरूर है। आपको पता है 40 गाड़ियों का यहां पे काफिला था, वो किफायत शारी की पॉलिसी थी ना कि हम लोग उसको अपनाए। 8 गाड़ियों के काफिले को आप एक 40 गाड़ियों पे कहते हैं। 40 देखिए आप भी एक साइड पे सिक्योरिटी रीजन भी हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी हमारे हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान होगा, किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी चीजें जरूरी हैं। अगर आप ये कहेंगे तो 40 मुझे दोबारा एक बात समझा दें, मैं इस बात को लंबा नहीं करना चाह रहा कि लॉ ऑफ लैंड है, गवर्नमेंट की जानिब से ऑर्डर है कि तमाम शहरियों के सियाहती मकामात पर जाने पर पाबंदी है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस पाबंदी को धज्जियां उड़ाते हुए वहां पर पहुंच जाते, कोई नहीं रोकता। ये सही था या गलत था? देखिए अगर ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल गलत। अगर नहीं ये हुआ है, अगर ऐसा हुआ है, ये हुआ है, देखिए अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर भी हुआ है, देखिए मैं आपको अवैस भाई, अगर हम इस बात को लंबा करते रहेंगे कि जॉगिंग ट्रैक के लिए जॉगिंग ट्रैक है, वो एक ये मसला जॉगिंग ट्रैक का नहीं है। वहां पे जो पाइपलाइन है कि जब पुलिस वाले, आपको भी पता है, पुलिस वाले मेरी गाड़ी को रोकते हैं कि आप मरी नहीं जा सकते, तो ऐसे में मेरे साथ एक खास किस्म की गाड़ी जो है जन्नाटे से पराटे भरती हुई निकल जाती है। इसका मतलब ये कि ये एक नहीं 2 पाकिस्तान है ना सर जी। एक जो एक्सेप्शंस है ना, जब आप बात करते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसने अपने जो ड्यूटी परफॉर्म करी, वो सब कैंप ऑफिस मौजूद है वहां पे, पंजाब हाउस वहां पे मौजूद है। अगर वहां पे गए तो जॉगिंग ट्रैक है। अभी आप कह रहे थे करूंगा बटिसा फरमा रहे हैं कि पीएम का कैंप ऑफिस नथिया गली मौजूद है। मरी में रहना जी। नथिया गली तो वैसे खैबर पख्तूनख्वा साथ ही है जी। मैं तो वही अर्ज कर रहा हूं कि नथिया गली तो है ही खैबर पख्तूनख्वा में, और वहां पर पीएम का कैंपस मौजूद नहीं है। और छुट्टियों में थ्रू आउट जितने पार्क थे, मरी भी बंद थी, लाहौर का रेस कोर्स भी बंद था, और सबके लिए पाबंदी थी। आम आदमी जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए बीमार भी है, अगर डॉक्टर ने उसको चहलकदमी की भी डायरेक्शन दी है तो इसके बावजूद वो पार्क पर नहीं जा सकता था। और प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त गए जब मुकम्मल पाबंदी थी, और अगर कोई वायलेशन करता था तो उस पर मुकदमा भी दर्ज होता था, उसको गिरफ्तार भी किया जाता था। अब मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तो ये कहते हैं कि उनकी सैलरी 2 लाख है और उनका गुजारा नहीं होता। मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, मैं अपने हल्के शाहकोट वारपट ननकाने में मैंने ईद गुजारी है 4 दिन की। यकीन करें जो 2 साल पहले चीनी 50 रुपए थी आज 105 रुपए में मिल रही है। सियालकोट में 120 भी हो गई है। और उसके बाद जो गंदम हमने 1400 रुपए में बेची है वो 2200, 2300, 2400 की गंदम मान हो चुकी। ये कौन लोग हैं जो जखीरा अंदोजी करते हैं? अफीसर की आज भी क्रेडिबिलिटी है, उस वक्त भी थी और काम होता था। आज वायलेशन कौन कर रहा है? साहब 42 दिन पहले 20 किलो का आटे का जो थैला था 820 रुपए का मिलता था, अब 1300 रुपए का मिल रहा है। और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं? मुझे गंदम बात करेंगे राणा साहब, मुझे ब्रेक लेनी है और ये गवर्नमेंट में मौजूद है और प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे ब्रेक लेनी है। लोग जो है ब्रेक से वापस आएंगे तो राणा साहब से और अवैस भट्टी से जानने की कोशिश करेंगे कि एक जानिब महंगाई है और अब जो कोरोना का लॉकडाउन खत्म हुआ है तो क्या ये महंगाई की लहर कम हो सकेगी? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिरकार हुकूमत की जानिब से तमाम कारोबारी जिंदगी को खोलने का ऐलान कर दिया गया है। हर पाकिस्तानी की बल्कि दुनिया के हर बासी की ख्वाहिश है कि कोरोना की वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो और मामूरात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाए। लेकिन हर शख्स के अंदर ये एक डर भी छुपा बैठा है कि कहीं हुकूमत ने जल्दी तो नहीं कर दी। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर जावेद हयात मेरे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। वही सवाल कि क्या एक आम आदमी अभी भी यही सोच रहा है कि लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन कोरोना वायरस का खदशा अपनी जगह पर मौजूद है, क्या हुकूमत ने जल्दी तो नहीं कर दी? बहुत बहुत शुक्रिया आपके दावा देने का। जी हाँ, अभी ये बहुत अरसे से ये बात चल रही थी कि
मुआशी एक तरह से कंसिडरेशन थी कि सारे मार्केट्स वगैरह को खोल दिया जाए और सभी कारोबार जिंदगी नॉर्मल की तरफ चला जाए। अगर आप देखें तो कुछ अरसे से हमारे जो कोरोना के केसेस हैं वो बहुत कम हो चुके हैं जी हाँ। किसी भी स्टैंडर्ड से आप देखें हॉस्पिटल में दाखिल कम हो रहे हैं, वेंटिलेटर कम हो गए हैं, टेस्ट करते हुए 5% से भी कम पॉजिटिव आ रहे हैं और कोई आपके जो ICU इसकी साइंटिफिक वजह क्या है डॉक्टर साहब? क्या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है? जी हर्ड इम्यूनिटी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसमें आप 50-60% पे जाएंगे तो हर्ड इम्यूनिटी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ जो टेस्टिंग की गई है अभी तक जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं वो तो बहुत कम है, 5-6%, 7% तक है, तो हर्ड इम्यूनिटी से बहुत दूर है। इसकी कोई नहीं, वायरस को डॉक्टर साहब इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी शख्स का टेस्ट किया गया है नहीं? वायरस तो अपनी रफ्तार से ट्रांसमिट होता रहा और लोगों ने उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर ली। ये जो फिगर्स हैं कि अब डेथ्स कम हो गई हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो गए हैं, इसका साइंटिफिक रैशनल क्या है डॉक्टर साहब? क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है कोरोना वायरस से, और हमारे यहाँ जिस तरह से माशाल्लाह से कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई गई वो भी सबके सामने है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि इसकी क्या वजह है, ये एक बड़ा पजलिंग सा है। तो हम जो इसके बारे में एक स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, एक थियरी पेश कर सकते हैं कि प्रॉब्लली जो हमारा काफी हद तक जो स्मार्ट लॉकडाउन था कि उसने नहीं डॉक्टर साहब ये तो PTI वाला स्टांस है ना, वो स्मार्ट लॉकडाउन कितना स्मार्ट था वो तो सबको पता है। मैं साइंटिफिकली पूछना चाह रहा हूं कि अचानक कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में बगैर किसी SOP पर अमल किए हुए किस तरह से कम हो सकते हैं डॉक्टर साहब, साइंटिफिकली स्पीकिंग? साइंटिफिकली बड़ा एक सिंपल होता है कि ट्रांसमिशन को आप ब्रेक डाउन कर दें तो आपके केसेस कम हो जाते हैं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। जब ट्रांसमिशन दो चीजों में डिपेंड करती है, एक तो वायरस की विरुलेंस पे डिपेंड है, दूसरे जो लोग होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी होती है ये चीज। तो आइदर के वायरस की विरुलेंस कम हो गई है या लोगों की जो ससेप्टिबिलिटी थी वो कम हो गई है, दोनों में से एक। और ये हो सकता है डॉक्टर साहब कि हमें कोरोना वायरस होकर ठीक भी हो गया और हमें पता भी ना चला हो? ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हम मेजॉरिटी केसेज जो होते हैं उनके सिम्टम्स वगैरह नहीं होते और वो जिस आप जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं पता चलता है कि आपको कभी कोई इन्फेक्शन हुई भी थी। ये बिल्कुल ऐसा भी तो अच्छा डॉक्टर साहब आज हमारे पास ज्यादा वक्त है, काइंडली हमारे साथ ही रहेगा। राना अरशद साहब, आप समझते हैं, चले एक सियासी तनकीद तो अपनी जानिब, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये अच्छा इकदाम किया गया है लॉकडाउन का खात्मा करके? नहीं, वैसा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब हम अगर आप मार्च का सेकंड वीक देख लें, जब 13-14 मार्च को हमने स्कूल और कॉलेज बंद किए तो तादाद कितनी थी? 20 थी, 25 थी, 30 थी। और फिर आपने 10 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर जो लॉकडाउन या पाबंदियां थी हम उसको खत्म कर दें, कंस्ट्रक्शन, और वो 14 अप्रैल को खत्म भी हो गई। फिर आप देखें कि जब मई का अरूज था, जून का अरूज था, तो जो लॉकडाउन मुकम्मल करना चाहिए था वो ना हुआ और वायरस बढ़ता गया। ये वायरस इंपोर्ट हुआ, जो जफर मिर्जा साहब ने भी कहा, वो तो चले गए ना, और नहीं गवर्नमेंट के मिनिस्टर हेल्थ कहते रहे और यास्मीन राशिद साहबा भी कहती रही। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था जो शबाशी साहब ने कहा था बतौर अपोजिशन लीडर, सर ये लॉकडाउन की फैसला अच्छा है कि नहीं? सर लॉकडाउन उठाना, सर ये लॉकडाउन जो है ये 15 या 20 दिन का शुरू में करते तो पूरा पाकिस्तान महफूज रहता। जो हो गया 6,000 से ज्यादा हुई है आज के दिन। असद उमर को आप शाबाश देना चाहेंगे? नहीं, मैं ये करना चाहता हूं कि काश अगर ये बात थी तो फिर जो स्कूल बंद थे, जो कॉलेज बंद थे, हमें डॉक्टर्स की राय लेकर, एक्सपर्ट की राय के बाद ये फैसला करना चाहिए था कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लॉकडाउन खत्म करना नहीं करना। केसेस कम हो गए, नंबर ऑफ केसेस कम हो गए, केसेस कम किस तरह हुआ? अवैध साहब 88,000 से 93,000, और ये कितने दिन है? 10 दिन 15 दिन जब टेस्ट आप नहीं करेंगे और लोग हॉस्पिटल जाते हुए डरेंगे। बिल्कुल सही बात। और सिंध आपसे छोटा सूबा, आपके ख्याल में राना साहब बिल्कुल टेस्ट नहीं हो रहे, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं हो रहे। फैसला है राना साहब, लॉकडाउन खत्म करने का फैसला ठीक है या गलत है? मैं समझता हूं कि ये फैसला लेट किया गया
और जिससे 6000 मौत भी हुई। पाकिस्तान आज ये लॉकडाउन खत्म करने का फैसला ठीक है या गलत है? मैं कहता हूं कि अगर ये कहते हैं कि ठीक है, अगर ये जिम्मेदारी को ऑन करते हैं तो हम इनके साथ हैं, लेकिन अगर ये जिम्मेदारी ऑन नहीं करते, आज आप ये देखें कि एक वैगन और बस में 20 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज आज भी बंद हैं, आपके शादी हाल बंद हैं, आपके रेस्टोरेंट जो बंद थे, तकरीबन 66 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। सिंध में टेस्ट 1,25,000 है, पंजाब 12 करोड़ की आबादी का है और यहां पर 93,000 है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि अगर ये टेस्ट नहीं करते तो फिर अवाम जाए किधर? अवैस मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर की मार्केट्स में खवे के साथ खवा चल रहा है, हर शख्स जो है दूसरे आदमी के ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी किसी किस्म के SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा और लोग ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हुआ है तो इसका मतलब है कि कोरोना भी खत्म हो गया है। हुकूमत क्यों खामोश है अवैस? देखिए, मैं सबसे पहले इस साइड पे बाद में तो जो हमारी इंतज़ामिया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपके मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो हमारे लोग हैं हमें उनको हम लोग इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि SOP पर अमल नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने गवर्नमेंट का बहुत साथ दिया है, इन्होंने गवर्नमेंट का साथ इस तरह दिया कि SOPs के ऊपर अमल करवाने के लिए जितना मीडिया ने रोल प्ले किया, हमारी इंतज़ामिया ने किया। देखिए, अगर आप 5% कहते हैं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल नहीं भागता कि अगर आप भी कहें कि सारे लोगों ने SOPs पे अमल किया, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो 5-10% जरूर ऐसी चीजें थी कि जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। ये कहीं पे भी हो सकता है, ये डेंगू के हालात थे, उससे पहले भी अगर कोई चीजें थी तो बिल्कुल नहीं होता रहा। अगर आप इन्हीं बातों में रहेंगे कि जी अगर ये पहले कर देते बाद में कर देते। मैं अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं कि आज की तारीख में 6 अगस्त को लाहौर की जो बड़ी मार्केट्स हैं वहां पर पुरहुजूम जो मजमे हैं इस वक्त जमा होना शुरू हो चुके हैं, किसी SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा, कोई इंतजामिया का शख्स, कोई पुलिस वाला वहां पर नजर नहीं आ रहा, गवर्नमेंट कहां है? देखिए, आपने लोगों को हवाले कर दिया, बच गए तो बच गए। जब असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, उन्होंने उसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अगर हमें नजर आया कि बदएहतियाती हो रही है, देखिए मैं ये परमानेंटली नहीं किया गया अवैस साहब, ये परमानेंटली नहीं किया गया, ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है कि अगर कोई बद एहतियाती नजर आती है या कोई बद इंतजामी नजर आती है या अवाम के रवैये मनफी आप देखते हैं, जो कि आज नजर आया, जो आप भी कह रहे हैं, मैं इस चीज को मानता हूं कि अवाम के, देखिए हमें अवाम को अपना रवैया भी चेंज करना चाहिए ना। ये नहीं कि अगर एक साइड पे गवर्नमेंट कहती है कि आप SOPs अपनाएं, लेकिन अगर SOPs हम लोग नहीं अपनाएंगे, वही मनफी रवैया अपनाए रखेंगे, तो बिल्कुल गवर्नमेंट दोबारा इसको अपना SOPs नहीं करेंगे तो लॉकडाउन भी करेगी, स्मार्ट लॉकडाउन भी करेगी और उन्हीं साइड्स पे उन्हीं लाइंस पे दोबारा चलेंगे। लेकिन हमें भी चाहिए खुदारा SOPs के ऊपर अमल करें, और ये जो पुरहजूम जो एक हजूम के एरियाज हम लोगों ने बना छोड़े, चाहे वो मार्केट्स हो, चाहे वो अगर अभी स्कूल्स नहीं खुले, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद हैं, देखिए हमें भी कोई बिनहसुल कौम कोई रोल प्ले करना है। अगर आप कहें कि गवर्नमेंट ही सारा कुछ कर रही होती, कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं कर सकती। का काम होता है, ये मेंबर से भी अपील की जा सकती है, गवर्नमेंट का काम सकती है कानून बनाना। अवैस भाई देखिए हांगकांग में क्या हुआ, ब्राजील में क्या होता है, आपने ऑस्ट्रेलिया की बात अभी हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, फिलीपीन में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, मैक्सिको में यही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में देखें मई जून के अंदर उन्होंने जब लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन खत्म किया और कहा कि हम लोग कोरोना फ्री हो गए, फिर उसके बाद दोबारा प्रॉब्लम्स आई, चाइना के अंदर प्रॉब्लम्स आई। अल्लाह ना करे कि देखिए ये हम लोगों ने कंट्रोल की हुई थी चीजें, गैदरिंग के ऊपर पाबंदी थी, इन्हीं की वजह से SOPs पे अमल अगर हुआ है तो कोरोना यहाँ पे काम। अच्छा ओवैस सर यहाँ पर रुकिएगा, डॉक्टर जावेद हयात आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर जावेद साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह से SOPs पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा लोगों की जानिब से, तो एक सेकंड वेव जो है कोरोना वायरस की वो अनलाइकली नहीं है? जी मैं थोड़ा सा अच्छी बहस चल रही थी। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो डाटा क्या बताता है, जिस पे इसके गवर्नमेंट ने भी शायद उसी पे फैसला किया, एक होता जो रिप्रोडक्शन नंबर होता है कि एक बंदा कितने को इन्फेक्ट करता है, वो काफी देर से आपका जो रिप्रोडक्शन नंबर था वो 1 से कम था, ये जा रहा था 0.69, 0.79 इसके बीच में जा रहा था कि जब लॉकडाउन उठाया गया जिसकी बात हुई तो रिप्रोडक्शन रेट जंप करके 1.8 पे चला गया था। बहुत सा ये फैला था, ये अप्रैल की जो बात की जा रही है। तो अभी जुलाई के आखिर से लेके आपका रिप्रोडक्शन रेट जो था वो 1 से कम था। तो दिस वाज ए टाइम जिस पे फैसला किया जा सकता था कि जिस बात हुई है कि इसको खत्म करें,
जो लॉकडाउन को लोगों को अपने नजदीक करेंगे, आपने वायरस के साथ रहना है एंड देन उसको वॉच करें आप। आज का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो है 0.81। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो जैसे के बात हो रही है तो फिर डेफिनेटली वापस आप उसको अपने जो नहीं, ये जो आप कह रहे हैं अगर ये ऊपर की तरफ जाता है इन्फेक्शन रेट, तो आप समझते हैं कि ये अगर का चांस है? क्योंकि हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में, स्पेन में एक सेकंड वेव आई। जी बिल्कुल चांस है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर रहा। बहुत से मुल्कों में ऐसे हुआ कि चांस है, कोई बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आपको इसी तरह से देखना है जो लोगों का बिहेवियर है, जो SOP पे अगर वो अमल करेंगे और इसी तरह वो सोशल डिस्टेंस वगैरह जो बात भी उस पर रखेंगे तो इस रिप्रोडक्शन रेट हम 1 से कम रखेंगे। लेकिन डॉक्टर जावेद साहब, आप साइंटिफिकली सारी बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये जिन लोगों के ऊपर हम ये पाबंदियां लगाते हैं वो इंसान भी हैं, तंग आ जाते हैं इतनी गर्मी में मास्क पहनकर, तंग आ जाते हैं बार बार हाथों को सैनिटाइज करके, और लोगों ने बाकायदा अब ये कहना शुरू कर दिया है कि ठीक है कि जिस दिन हमने जाना होगा हम चले जाएंगे, हम इस तरह से जिंदा नहीं रह सकते। ये जो कलेक्टिव मैस बिहेवियर है लोगों का, आप समझते हैं कि ये नेचुरल है? बिल्कुल नेचुरल नहीं है, ये हमारे खित्ते का एक माइंड सेट है। ठीक है, आपकी जो रात कब्र में है वो रात कब्र में ही होगी, मगर आप लेकिन फिर भी सड़क पार करने से पहले दाएं बाएं जरूर देखते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, आप अपनी बात पूरी करें। जी ये बिल्कुल, ये जो माइंड सेट है इसको हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि उसको तब्दील किया जाए। आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं, आप दूसरों की जिंदगी की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि मोटर बाइक जो एक्सीडेंट्स होती हैं, 100 के करीब बंदा डेली मर रहा है, उनको मालूम है कि एक्सीडेंट होगा, इसके बावजूद वो एहतियात नहीं कर रहे जो उनको करनी चाहिए। लेकिन एक्सीडेंट जो है वो इन्फेक्शियस नहीं होता, मुतादी नहीं होता, लेकिन ये जो वायरस है ये इन्फेक्शियस है, ये मुतादी है। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक्सीडेंट में दूसरे लोगों की जान भी जाती है। ये मैं रवैये की बात कर रहा हूँ, ये हमारी कौम का एक रवैया है। और ये जो बहुत सी डिस्कशन हो रही थी, लॉकडाउन सोल्यूशन हर चीज़ का नहीं होता। इंडिया में आपने देख लिया, जब उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन किया था उनके लिए मुआशी प्रॉब्लम्स पैदा हुए थे। जो ही उन्होंने लॉकडाउन उठाया उनके इंडिया में बहुत तेजी के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइएगा कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम क्लासेस का तो आगाज कर रहे हैं कैंपस में, लेकिन तलबा अपनी जिम्मेदारी पर आए। एक बाप के तौर पर मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजते हुए डरता हूँ, हिचकिचाता हूँ, गुरेज कर रहा हूँ। एक आम आदमी क्या करे, अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करे 15 सितंबर से? डॉक्टर साहब जी ये तो एक जो एक बात होती है कि आपने इस कोरोना के साथ रहना सीखना है। उसके लिए बच्चों की भी ट्रेनिंग की जाएगी, हर बंदे की ट्रेनिंग होगी कि ये एक वायरस है, इसलिए भी कुछ अर्सा हमारे साथ रहना है। मैं मामूल जिंदगी के मामूल भी साथ साथ चलेंगे, तो इसमें खौफ डरने की बात नहीं है, इसको समझने की बात है। जो SOPs हैं उनको बड़े एहतियात के साथ बनाए गए हैं। इन सब चीज़ों को देख अगर वो बच्चों को सिखा दें तो वो उस पर अमल करें, तो मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा इसका। राना अरशद साहब, आप इन बातों से इत्तेफाक करते हैं? वैसा मैं स्कूल और कॉलेज की क्लासेस का इजरा मैं समझता होना चाहिए। बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, अगर आपने नादरा ऑफिस खोल दिया और धक्के पे धक्का लग रहा है, अगर आपने एहसास प्रोग्राम पर वहां पर अगर के ऊपर ना जाए ना सर, बच्चों की जिंदगी है। नहीं मैं ये कहता हूं, दूसरे गलत का जवाब ऐसे नहीं SOPs पर अमल कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अगर गवर्नमेंट की रेट है तो ये पॉसिबल है। 5 साल का बच्चा किस SOP पर अमल करेगा? अब ऐसे होगा, अब जो SOPs अगर तो देखना आज नहीं खुलने, वो आज 6 अगस्त है, वो 15 सितंबर को खुलने हैं। अगर खुले तो उसके लिए 7 सितंबर को रिव्यू होना है। अगर हालात बेहतर हुए तो खुलने चाहिए, अदरवाइज नहीं खुलने चाहिए। मैं ये अर्ज करूंगा, से 1 हफ्ता पहले मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया, जबकि टेस्टों की तादाद बहुत कम थी। वो 1 हफ्ता जब हर गरीब आदमी मजदूर अपनी रोजी कमाने के चक्कर में था कि ईद की आमद है, और 1 दिन पहले बताकर रात को लॉकडाउन कर दिया गया, और अब लॉकडाउन खत्म मुकम्मल तौर पर कर दिया गया। आया पंजाब में सारा कोरोना था और पंजाब में ही लॉकडाउन किया गया? खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुआ? बलोचिस्तान में क्यों नहीं हुआ, जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी गवर्नमेंट है? ये तो सूबाई गवर्नमेंट्स के अपने फैसले होते हैं। नहीं ऐसे नहीं है सर, ऐसे नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट मैं समझता हूं ये पंजाब की आवाम के साथ
अगर कोरोना था तो वो आज भी है, अगर नहीं था तो वो 4 दिन पहले भी नहीं था। अच्छा एक सेकंड राणा साहब, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। राणा साहब ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। बस मेरी बात सुने कि जब ईद से पहले लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो दुकानें बंद कर दी गई वैस, और उसके बाद जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकानों का सामान उठाया और फुटपाथ पर आकर बैठ गए। फुटपाथ के ऊपर बाजार सज गया और पुलिस वाले हर फुटपाथ वाले से पैसे लेते रहे। लोगों ने मुझे कसम खाकर खुद बताया, इन गुनाहगार कानों ने सुना। मुझे ये बताइएगा कि किस किस्म का लॉकडाउन था? अवैस भाई मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं आपकी इस बात से, लेकिन एक दिन की हद तक मैं इसी प्रोग्राम में था, यहाँ पे प्रोग्राम में टेलीफोनिकली था। नहीं ऐसा वो खत्म नहीं हुआ था, नहीं, एक दिन के बाद खत्म नहीं हुआ था। मुझे भी आप याद आए थे अगले दिन जब मैंने वो स्टॉल्स लगे देखे थे, मुझे भी आप याद आए थे। क्रीम मार्केट की बात कर रहे थे, एक बार मैंने कई मार्केट देखी हो वैसे, आप लिबर्टी मार्केट मुझे आप कई दिन तक याद आते रहे जब जब वो स्टॉल्स लगे रहे। देखिए स्टॉल्स बिल्कुल नहीं थे लाहौर में। जिस दिन लॉकडाउन हुआ सर, ये तो पंजाबी में कहते हैं कांच चिट्टा है। नहीं कांच चिट्टा वाली बात नहीं है। आप देखिए कांच चिट्टा काला, उसने काला ही रहना है, उसने चिट्टा नहीं हो जाना। आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं मेरे मुंह के अंदर वो बात बिल्कुल नहीं डाल सकते कि जी ऐसा डालने की जरूरत नहीं, लोगों को पता है, लोगों को पता है। आप रिजल्ट देखिए ना, आप ये देखिए उस लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ है कि आपके जो टेस्ट हो रहे हैं या जो भी आज 93,000 है पेशेंट्स, मैं आपको रिजल्ट बताऊं, एक वीक के रिजल्ट्स देखिए। लाहौर शहर के अंदर रोजाना 90 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे 5 दिन तक मुसलसल, और जैसे ही ये आप लोगों का स्मार्ट लॉकडाउन जो है नाफिज हुआ, अब 100 से ज्यादा केसेस लाहौर शहर में रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं सिर्फ लाहौर शहर की बात कर रहा हूं, आप इन स्टैट्स को वेरीफाई कर लें, आप मियां नवीद को कॉल कर लें या मुलाकात कर लें। अवैस भाई अगर ये लॉकडाउन ना होता तो ये शायद थाउजेंड्स में होते। ठीक है, केसेस बढ़े ना, केसेस बढ़े ना, लाहौर शहर के अंदर केसेस बढ़े ना। का मौका था, ईद के मौके के ऊपर ये गैदरिंग्स बढ़ी। जब गैदरिंग्स में देखिए फैमिलीज बढ़ती हैं, फैमिलीज का इकट्ठ होता है। अगर आप फिर भी कहें कि वहां पे भी देखिए आप बिन हैसल कौम की तरफ बात जाती है। अगर आप खुद एज एन इंडिविजुअल मैं समझ गया, मैं आपकी शानदार याददाश्त पर भी आपको मुबारकबाद देता हूं। डॉक्टर जावेद हयात साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर जावेद साहब सुनिएगा, फेसबुक ने एक वीडियो डिलीट की जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि बच्चों में रेजिस्टेंस ज्यादा है कोरोना वायरस के खिलाफ। आप समझते हैं कि फेसबुक का इकदाम दुरुस्त था डॉक्टर साहब? मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी बात तो किसी हद तक ये दुरुस्त है कि बच्चों में थोड़े केसेस जो है ना वो माइल्डर होते हैं बूढ़ों की निस्बत। फेसबुक पे क्यों उठाया गया इसके ऊपर लिखा है, कुछ नहीं कह सकता। पर एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ, पर ये जो बात हो रही थी कि ईद से पहले लॉकडाउन क्यों किया गया, 4 दिन पहले जो मुआशी था, वो इसीलिए कि जो पुराना आपका एक्सपीरियंस था, जो छोटी ईद का एक्सपीरियंस था कि उसके केसेस बहुत बढ़ते थे, उसको मद्देनजर रख के इस केस का डिसाइड किया गया था कि इस दफा ये लॉकडाउन कर दें। जब उसके बाद जो टेस्टिंग हुई है इमीडिएटली ईद के बाद पता चला कि कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, तो इसलिए अचानक लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया। दिस इज वेरी मच बेस्ड ऑन साइंस। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन खत्म करने का फैसला है हुकूमत का, क्या ये फैसला दुरुस्त था? मैं डॉक्टर जावेद हयात आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये फैसला दुरुस्त था? जैसा कि आप कह रहे हैं ये साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बेस्ड था। जी हाँ बिल्कुल। ये जो शुरू में जो अर्ज किया था कि आपका रिप्रोडक्शन नंबर काफी देर से नीचे चला जा रहा था, तो उस एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका था जहाँ पे आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि शायद आप लॉकडाउन को हम नरम कर दें या से उठा दें। और उसके बाद देखिए कि हर इंडिकेटर जो था वो इम्प्रूव था। हॉस्पिटल एडमिशन की टेस्टों की बात होती है, जरा टेस्ट क्यों नहीं किए जा रहे? हमारे 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं आ रही इस वक्त तक। लेकिन ये राणा साहब का सवाल बड़ा वैलिड है ना डॉक्टर जावेद, कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ पंजाब में क्यों किया गया ईद से पहले लॉकडाउन नाफिज करने का? सिंध के अंदर ज्यादा वायलेंस थी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वायलेंस थी, बलूचिस्तान के अंदर वायलेंस थी, तो ये फैसला सिर्फ पंजाब में क्यों किया गया डॉक्टर साहब? ये सियासी, एक तरह से हम सियासी फैसला तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैं खुद भी उन कमेटीज का मेंबर हूँ जहाँ पे सारी डिस्कशंस होती हैं। ठीक है। तो इट वाज वेरी मच साइंटिफिक डिस्कशंस जो आपके अपने
एविडेंस है आपके पास, उसकी बिना पे किया जा रहा था। किसी सूबे के साथ मुकाबला भी नहीं था या किसी को हम देख भी नहीं रहे थे, हम तो अपने लाहौर को देख ठीक रहे है। थे, पंजाब को देख रहे थे। जी राना साहब, जी राना साहब। अवैध साहब, आज अगर पार्क्स खुल रहे हैं या स्कूल और कॉलेज, तो ये डिस्कशन करके पंजाब गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट्स फेडरल को भेजती हैं, कमांड एंड कंट्रोल जी हाँ। जो एक कमेटी है, असद उमर साहब जिसको हेड करते हैं, वहां डिस्कस होता है, तो फिर ही डायरेक्शन जारी होती है। और मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि अगर प्रोडक्शन डाटा कम था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर इस्लामाबाद भी तो हमारा है, और उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध। प्राइम मिनिस्टर साहब जो ओवरऑल मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट पर हैं, उनको पूरा मुल्क एक जैसा ही है, और जो स्टेट के अदारे हैं वो भी पूरे पाकिस्तान के हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये जो SOPs हैं इन पर सीरियसली अमल होना चाहिए, और जो 6100 के करीब अमवात हो चुकी हैं, तकरीबन हमारे 50 उनको के नहीं करीब, भूलना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। और फिर मैं ये अर्ज करूंगा कि सिर्फ पंजाब में 2 हफ्तों के दौरान 88,000 से 93,000 तक ही तादाद क्यों? ठीक है। और ये डाटा, और अगर ये डाटा कम था तो फिर लॉकडाउन क्यों हुआ पंजाब में? अगर तादाद कम थी तो फिर पंजाब में ये क्यों लॉकडाउन हुआ? अगर इस लॉकडाउन को खत्म करने के फैसले से वायरस में दोबारा इजाफा होता है तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। बिल्कुल रिव्यू करेंगे जी। ये असद उमर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर कोई बद इंतजामी नजर आती है, SOPs के ऊपर अमल दरामद नजर नहीं आएगा, हम लोग इसको रिव्यू करेंगे और दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। जिस तरह के आगे भी बात हुई कि कई कंट्रीज के अंदर ऐसा हुआ है कि लोग उन्होंने एक दफा लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन खत्म किया, ये परमानेंट। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस भट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब। डॉक्टर जावेद हयात हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। उम्मीद की जानी चाहिए कि लॉकडाउन खत्म करने का फैसला पाकिस्तानी अवाम की सेहत के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए दुरुस्त फैसला साबित होगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।